एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अच्छी खबर यह भी है कि भारत में रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। मैं हूं तेजिंदर सिंह और अपने इस खास शो में कोरोना पर नजर में हम देखेंगे देश विदेश की कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। वित्त मंत्री ने की कोयला, खनिज, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और बिजली क्षेत्र के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों की घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, वित्त मंत्री की घोषणाओं से अधिक सुधारों में योगदान के साथ कारोबार के मिलेंगे अवसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 5वीं प्रेस वार्ता आज। कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने व्यावसायिक खनन को दी मंजूरी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा। 50 ब्लॉकों में निजी क्षेत्रों को तत्काल खनन की पेशकश। सरकार ने रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की। अंतरिक्ष परियोजनाओं में निजी भागीदारी को भी मिली हरी झंडी। नागरिक उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्र के उपयोग के नियम किए गए आसान। आरोग्य संबंधी आणविक अनुसंधान में होगी निजी क्षेत्र की भागीदारी। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने के लिए तैयार। 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 15 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे अपने घर। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन कर रहे हैं सफर। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 31 देशों में फंसे भारतीयों की होगी वतन वापसी। 306 भारतीय नागरिकों को लेकर लंदन से दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आईएनएस जलाश्व 588 भारतीयों के साथ मालदीव से आज पहुंचेगा कोची। एनडीएमए ने प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की विकसित। बेहतर समन्वय, आवाजाही पर निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी सुनिश्चित। भारत में कोरोना के कुल 53,946 सक्रिय मामले। 2,872 लोगों की मौत। 34,108 मरीज संक्रमण से मुक्त। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 37.5%। स्वास्थ्य सचिव ने देश में 30 निगम क्षेत्रों से कोविड-19 के करीब 80% मामलों पर की समीक्षा बैठक। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 46 लाख के पार। महामारी की चपेट में आने से 3,11,000 लोगों की हुई मौत। करीब 17 लाख लोग उपचार के बाद हुए ठीक। नेपाल में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। वहीं आपातकाल की स्थिति को 1 महीने और बढ़ाने के पक्ष में है स्पेन। और अब देखते हैं ये खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की 5वीं कड़ी की घोषणा आज सुबह 11 बजे करेंगी। पिछली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज के बारे में किस्तों में जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री की लगातार 5वें दिन ये 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण का भी आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिए देश के नाम संबोधन में चौथी बार भी लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र किया था। इसमें किस तरह की छूट दी जाएगी, इस बारे में भी आज घोषणा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज,
रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने वाणिज्यिक खनन को मंजूरी दी है। कोयला क्षेत्रों के आसपास निकासी बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ आवंटन की घोषणा की। वहीं अब साझा राजस्व व्यवस्था के तहत ज्यादा कोयला बाजार दाम पर उपलब्ध होगा। कोयले के गैसीकरण और द्रवीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने खनिज क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को लाए जाने की भी घोषणा की। सुधारों के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। बॉक्साइट और कोयले की संयुक्त नीलामी होगी। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की। आयुध की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि देश में पीपीपी के तहत 6 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। देश में ही विमानों के रखरखाव और मरम्मत को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 1000 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी। पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विमानों की जांच, मरम्मत, रखरखाव का वैश्विक हब बनेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ पॉलिसी में सुधार किया जाएगा। कंपनियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा। सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेगी। ऐसी नीतियां लाई जाएंगी जिससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बिजली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। निजी कंपनियां इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। जियोस्पेशल डेटा के लिए उदार नीति लाई जाएगी ताकि हमारे स्टार्टअप को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना होगी। इससे कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में दुनिया को मदद मिलेगी। अभी परमाणु ऊर्जा पूरी तरह से सरकार के पास है। जल्दी खराब होने वाली सब्जियों के लिए विकिरण तकनीक के माध्यम से एक खाद्य संरक्षण बनाया जाएगा। इससे फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा और प्याज जैसी उपज का लंबे समय तक भंडारण हो सकेगा। स्टार्टअप को देश की परमाणु ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाओं से लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की घोषणाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कोयला, खनन, रक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है। इससे लोगों को कारोबार का मौका मिलेगा और लोग आर्थिक सुधारों में अपना योगदान कर पाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के लगातार बढ़ने के बीच स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने वरिष्ठ अधिकारियों और 29 निगम क्षेत्रों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिनका योगदान देश के कुल कोविड-19 मामलों में करीब 80% है। ये 30 नगर पालिका क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा के हैं। स्वास्थ्य सचिव ने इन नगर निगमों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के मामलों का प्रबंधन करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा की। साथ ही उन्हें शहरी बस्तियों में कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश के बारे में बताया गया। इस दौरान पुराने शहर के इलाकों, शहरी झुग्गियों, प्रवासी कामगारों के शिविरों और घनी आबादी वाले इलाकों में निगरानी पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान जिलों में कोविड-19 संक्रमण के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें उच्च जोखिम वाले कारक, पुष्टि दर, मृत्यु दर, आंकड़ों के दोगुना होने की दर, प्रति 10 लाख पर जांच आदि सूचकांक थे। निगम अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई कि निषिद्ध और बफर जोन तय करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना है।
स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 के मामलों को रोकने और उनके प्रबंधन के साथ ही शहरी इलाकों में कोविड-19 से इतर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कैंसर का इलाज, टीबी निगरानी, टीकाकरण प्रयास तथा आगामी मानसून के मौसम को देखते हुए मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की आवाजाही और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि प्रवासियों की आवाजाही के संबंध में सूचना हासिल करने और राज्यों में फंसे लोगों की सुचारू ढंग से आवाजाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS के नाम से एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रमिकों की आवाजाही को लेकर राज्यों से आग्रह किया कि राज्य श्रमिकों की आवाजाही के लिए NDMA द्वारा विकसित NMIS का ही इस्तेमाल करें। NMIS श्रमिकों की आवाजाही के लिए एक केंद्रीय डेटा केंद्र के तौर पर काम करेगा और प्रवासी मजदूरों को भेजने वाले राज्य और उनके गृह राज्य की भी मुश्किलों को हल करेगा। NMIS के जरिए ऑनलाइन तरीके से बिना देरी के प्रवासी कामगारों को भेजे जाने की स्वीकृति मांग सकते हैं और इससे राज्यों के साथ तेजी से संवाद हो सकेगा। इसके जरिए ये जानकारी भी मिल सकेगी कि कितने प्रवासी कहां से गए हैं और कहां पहुंचे हैं। खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर प्रवासी कामगारों के मोबाइल नंबर इत्यादि के जरिए उनसे संपर्क भी किया जा सकेगा। केंद्र ने साथ ही प्रवासी कामगारों की आवाजाही और बेहतर समन्वय के लिए राज्यों से अपना डेटा NMIS पर साझा करने का भी आग्रह किया है। मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। कल से शुरू हुए मिशन का दूसरा चरण इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण के तहत एक विशेष विमान से 306 भारतीय नागरिकों को लंदन से दिल्ली लाया गया। इससे पहले कल 177 प्रवासियों को लेकर एक विमान दुबई से कोची पहुंचा था। समुद्र सेतु अभियान के तहत फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के दूसरे चरण के तहत INS जलाश्व आज 588 भारतीयों को लेकर मालदीव की राजधानी माले से लौटेगा। कल सुबह माले से चले जहाज के आज दोपहर बाद कोची पहुंचने की संभावना है। यात्रियों में 6 गर्भवती महिलाएं सहित 70 महिलाएं और 21 बच्चे शामिल हैं। पिछले 10 मई को पहले चरण के तहत INS जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर लौटा था। वहीं 12 मई को INS मगर 202 भारतीयों को लेकर कोची तट पर ही लौटा था। आज जहाज के लौटने के बाद समुद्र सेतु अभियान का मालदीव चरण अभी के लिए पूरा होगा। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि एयर इंडिया के हवाई जहाजों के जरिए नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों के लिए भारतीयों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। मालदीव सरकार द्वारा प्रत्यर्पण झेल रहे, आपात चिकित्सा करवाने वाले गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, फंसे हुए पर्यटकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया कि वो देश के हर जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं, जहां के लोग किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इसके लिए जिलों के DM कलेक्टर ऐसे लोगों के नाम और गंतव्य रेलवे स्टेशन का ब्यौरा अपने राज्य के नोडल ऑफिसर के जरिए रेलवे से साझा करें। इसके बाद रेलवे संबंधित स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करेगा। रेलवे अभी तक 1150 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुका है और तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। एक दिन पहले ही रेल मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कहा गया था कि रेलवे हर दिन 300 ट्रेनें चला सकता है। इसके लिए राज्यों को अपनी अपनी तरफ से परमिशन देने की जरूरत है। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर जाने के लिए श्रमिक अधिक जानकारी के लिए अपने इलाके के नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन में घर से दूर फंसे नागरिकों को वापस घर जाने की खुशी रेलवे सेवाओं के शुरू होने से मिल रही है। यात्रियों ने रेलवे की सुविधाओं की सराहना की और रेलवे कर्मचारियों को धन्यवाद किया। जब मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो यहाँ का जो स्टाफ था, इतने स्टाफ थे और हर एक बंदे को 2 लाइन में सेपरेट किया था और दे वेरी कॉर्डियल और बहुत अच्छी तरह से उन्हें पेश आए। डिस्टेंस मेंटेन करने को बोल रहे थे, फ्रेंडली माहौल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। इट वाज रियली ब्यूटीफुल ऑन द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न रेलवे स्टाफ। प्लस व्हेन यू कम डाउन टू द कॉप्स, पुलिस वाले भी जो थे,
जो क्वारंटाइन वो जो चेक वगैरह कर रहे थे, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह से 3 kudos टू नॉर्दर्न रेलवे स्टाफ। आई होप दे मेंटेन द सेम वे, आगे चल के भी आगे के पैसेंजर को भी मदद होगी। I boarded this train, Rajdhani, to go to my home, Kanpur Central from New Delhi station. As I entered the station, so every rule was followed as per guidelines. Like I was following the social distancing, and all the volunteers were following the social distancing. They checked the ticket, and only the confirmed ticket people were allowed to board the train. And there was proper checking of the temperature as well. And whosoever with a high temperature was not allowed to enter the station. Only with the normal temperature people were allowed. And train is quite clean, like I can see, but definitely the passengers are following every guideline for their own safety. Thanks to government and railways to drop us home. वो जो फंस गए उनको जाने के लिए रेलवे ने एक अच्छा कदम उठाया, जिससे हम लोग काफी खुश हैं। और हमने टिकट किया, ऑनलाइन टिकट किया, जिसमें कि रेलवे ने ऑनलाइन का सुविधा दिया कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन हो सके। यहाँ पे प्रॉपरली रेलवे पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही थी, और उसके बाद एक एक करके लोग अंदर जा रहे थे और उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही थी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोग प्लेटफॉर्म पे आए। फिर ट्रेन के अंदर भी जब हम आए और ट्रेन में आए, ट्रेन में काफी अच्छी साफ सफाई है और यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। और बाकी रेलवे का हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बढ़िया कदम उठाया जिससे कि पब्लिक अपने अपने घर पे पहुंच सके। सरकार ने कल एक अहम फैसले में मास्क के निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील देते हुए अब कपास, सिल्क, ऊन आदि से बने नॉन मेडिकल या नॉन सर्जिकल मास्क के निर्यात को मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि N95 मास्क और सर्जिकल मास्क के निर्यात पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने 31 जनवरी और 19 मार्च को जारी 2 अधिसूचनाओं के जरिए कोरोना महामारी को देखते हुए सभी तरह के मास्क के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। देश में कोविड-19 से संक्रमित मामले बढ़कर 90,927 हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 53,946 है। 34,108 लोग इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस महामारी की चपेट में आने से 2,872 लोगों की मौत हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 37.5% हो गया है। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य के लोगों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगाई गई हैं ताकि अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिक भाई और राज्य के लोग घर पहुंच सकें। योगी सरकार के फैसले से अपने अपने घरों की ओर जाने वाले लोग काफी खुश हैं। पेश है गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे जो लोग हैं वो फंस गए थे, श्रमिक हैं या फिर जो लोग अपने घरों को जाना चाहते थे वो फंस गए थे। लेकिन अब उनके लिए सुविधा थोड़ी सी हुई है। यूपी रोडवेज की जो बसें हैं वो गाजियाबाद में लगाई गई हैं, जो अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्से में जानी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो फंसे हुए थे अलग अलग स्टेटों में। दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फंसे हुए थे, श्रमिक जो लोग हैं वो फंसे हुए थे, वो अब बसों के द्वारा अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये बस सीतापुर जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पैदल चलकर पहुँचे हैं इस बस तक। लेकिन अब उन्हें इस बात का सुकून है कि कम से कम वो अपने घरों की ओर आसानी से पहुँच जाएंगे। लोग कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से भजनपुरा से। अब कहाँ जा रहे हो? फैजाबाद। आप लोग भी? जी सर, फैजाबाद जा रहे हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? यहाँ जी ऑटो से आए थे, पैदल भी थोड़ा चलना पड़ा, ऑटो से भी आना पड़ा। तो अब सुकून है कि भाई? हाँ जी, बहुत आराम है जी। आप लोग भी वहीं जा रहे हैं? हाँ सर, फैजाबाद। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पर पैदल भी चल रहे थे। यही कारण है कि यूपी सरकार ने उनके लिए जो यूपी के जो कामगार थे, जो यूपी के जो लोग फंसे हुए थे, उनके लिए बसें लगाई हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर के पास, जिन बसों में बैठकर ये लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक रसोई बनाई गई है। इस रसोई में रोजाना जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। कैसी है और कहां है ये रसोई, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
प्रधानमंत्री जी की रसोई में आप सबका स्वागत है। देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर काफ़ी काम किया जा रहा है। दिल्ली के देवनगर में भी एक रसोई बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है पीएम की रसोई। इस पीएम की रसोई में काफ़ी लोगों के लिए खाना बनता है। क्यों रखा गया है पीएम की रसोई, इसका नाम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, क्यों रखा है आपने पीएम की रसोई नाम इसका? जब कोरोना का मामला आया तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, और उसके बाद तुरंत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 तारीख से लगभग 2000 लोगों को, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट टैंक रोड है और टैंक रोड में हजारों लोग जो है काम करने वाले, सिलाई मशीन वाले, प्रेसिंग करने वाले लोग हैं। सुबह 6 बजे हमारी रसोई प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की रसोई है जिससे सब लोगों को खाना मिले, और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी देवनगर मंडल के कार्यकर्ता लगातार सेवा करते हैं और 2000 लोगों को रोज हम खाना खिलाते हैं। सामाजिक दूरी अपनाने के लिए बहुत बड़ा चुनौती होती है, उसके लिए क्या कदम उठाते हैं? देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर लोग 10 बजे से लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमने गोल निशान डाला हुआ है, आगे लाइनें डाली हुई है, और हम जो है इन लोगों को एक टोकन देते हैं। पीएम की रसोई में करीब 2000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और खास तौर पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखने के लिए इनको टोकन भी बांटे जाते हैं। कैमरामैन शंभू मिश्रा और मेरे सहयोगी विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। लद्दाख की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए लद्दाख प्रशासन अब कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी स्तर पर बदलाव लाने का काम किया है। सरकार पारंपरिक फसलों के बीज संवर्धन, उत्पादन और सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को शुरू करने के लिए संस्थागत समर्थन पर जोर दे रही है। लद्दाख प्रशासन जौ के बीज संवर्धन और संस्थागत समर्थन पर भी काम कर रहा है, जिसकी खेती लगभग 10,000 हेक्टेयर में की जाती है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर बाजारों में अब कई किस्म के डिजाइनर मास्क भी मिल रहे हैं। शादियों का मौसम है, ऐसे में दूल्हा दुल्हन को भी मास्क पहनाकर शादी में फोटो खिंचवानी पड़ रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक जौहरी ने दूल्हा दुल्हन के लिए खास चांदी के मास्क बनाए हैं। इसकी कीमत 2,300 रुपए से 2,600 रुपए के बीच है और इसका वजन लगभग 40 से 50 ग्राम है। फिलहाल सोने चांदी के बाजार सूने पड़े हैं। ऐसे में इस प्रकार की कुछ अलग तरकीबें लगाकर व्यापारी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों को अब वापस लाया जा रहा है और इन लोगों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड के मदोला गांव के ग्रामीणों ने कुछ अलग करने की ठानी और खुद ही अपने प्रयास से गांव में क्वारंटीन सेंटर बना दिया है, जिससे सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। गांव वासियों ने आपसी सहयोग से गांव में 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जिनमें रेड और ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासियों को अलग अलग रखा जाएगा। क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। कोविड-19 के रूप में मानवता इस सदी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। दुनिया भर में अब तक 46,29,000 से अधिक पुष्ट मामले और 3,11,000 से ज्यादा मौतों के साथ कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब तक 16,91,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में बीते 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में 1.8% की उछाल आई है, जो साप्ताहिक औसत से ऊपर है। यहां अब तक 88,000 से अधिक लोगों की मौत के साथ संक्रमितों की संख्या 14,66,000 को पार कर गई है। इसी बीच न्यूयॉर्क में प्रतिबंधों में ढील मिलनी शुरू हो गई है। सरकार यहां रेस ट्रैक खोलने और सीमित क्षमता में बेसबॉल सहित अन्य गतिविधियां दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और डेलावेयर बीते शुक्रवार को ही अपने समुद्री तटों को फिर से खोल चुके हैं।
इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार अन्य देशों के साथ मिलकर जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के विकसित होने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। नेपाल में कोरोना वायरस की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया है। राजधानी काठमांडू से सटे सिंधु पाल्चोक जिले में 29 साल की महिला की मौत कोरोना वायरस से हो गई। महिला ने पिछले हफ्ते बच्चे को जन्म दिया था। उसके अगले दिन बुखार और सांस लेने में समस्या के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां जांच में उसे कोरोना संक्रमित पाया गया। इसी बीच नेपाल में कल कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 281 हो गई है। अब तक 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। नेपाल के 7 प्रांतों में से 6 प्रांत कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। अभी 16,366 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आम नागरिकों को सतर्क रहने और सही जानकारी शेयर करने की सलाह दी है। अपने वीडियो संदेश में अमिताभ बच्चन ने कहा कि हमें फिर से बच्चा बनना होगा। हमें अपनी परेशानियों को अपने परिजनों से शेयर करना चाहिए और बीमारी से जुड़े लक्षण हमें छुपाने नहीं चाहिए। आप ये देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है।